नमस्कार, मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बहुमत पास कर लिया है। बहुमत में जो फ्लोर टेस्ट होना था उसको पास कर लिया है। और जैसा कि मैंने पिछले अपने 2 वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया था कि कहीं कुछ होगा नहीं। एनडीए की जो सरकार नई बनी है बिहार में वो अपना बहुमत साबित करेगी और उन्होंने साबित किया। 129 मतों से ये विश्वास मत उन्होंने हासिल किया, जबकि अगर उनके आंकड़े देखें तो 128 ही होता था, लेकिन 1 वोट एक्स्ट्रा उनको आया है। और विपक्ष में जो उनके वोट हैं वो 0 हैं, क्योंकि जितने भी विपक्षी महागठबंधन के लोग थे वो वॉकआउट कर गए थे। तो जैसा कि मैंने पहले दोनों वीडियो में ज़िक्र किया कि ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ परसेंटेज चांसेस भी होंगे भी तो ये है क्या कि यहाँ पे विधानसभा भंग हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है क्या कि इसमें जो दिलचस्प बात ये आई कि एक दूसरे का जो जितने भी मीडिया हाउसेस कह रहे थे ये वो सभी सारी बातें कर रहे थे। बात तो कुछ-कुछ सही उनकी निकली है। लेकिन जो दिखा रहे थे, कह रहे थे कि खेला होगा, खेला एक्चुअली हुआ नहीं और नहीं तो कहें कि खेला हुआ भी, दोनों बात कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए तो आप 3 जो हैं आपके इनके बीजेपी के विधायक वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, 2 जदयू के विधायक नहीं पहुँचते हैं। तो दूसरी तरफ 3 विधायक राजद के तो आते हैं, लेकिन वो 3 के 3 जो हैं वो जदयू के तरफ आ जाते हैं और मतलब एनडीए सरकार को जो है उन्होंने वोट किया है। तो देखा जाए कि खेला तो दोनों तरफ से हुआ, दो सबके अपने-अपने दावे थे। एनडीए के लोग भी जब ये तेजस्वी यादव ने खुलेआम, इससे एक चीज़ है, ऐसे तो आज के जो भाषण आज का था तेजस्वी यादव का बहुत ही कमाल का लाजवाब भाषण था और परिपक्वता उनमें आई है, ये तो दिखता है, उनके भाषण से दिख रहा था। और जो मैं पहले भी कह चुका था कि ये जो अभी सरकार क्या मतलब ये जो गठबंधन चेंज हुआ है, नया गठबंधन बना है, इससे तेजस्वी यादव राजद को मतलब सीधे-सीधे तौर पे फ़ायदा पहुँचेगा। तत्काल के लिए क्षणिक जो है बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर हो जाए, लेकिन दूरगामी जो फ़ायदा है वो राजद को और तेजस्वी यादव को होने वाला है और उसका जो है वो आज दिखा भी। कैसे कि जैसे जो भी सवाल उन्होंने दागे मुख्यमंत्री जी के ऊपर या सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री या जो आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं या संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी हों या विजेंद्र यादव हों, इन सबों के ऊपर जो उन्होंने सवाल दागे, उसका जवाब इन लोगों के पास तो कतई नहीं था। हाँ, कुछ उसमें सवाल ऐसे थे जो कि वो सवाल उन पे भी वो लागू होता है, लेकिन जितनी शालीनता से और जिस तरीके से और जिस अच्छे माहौल में, वातावरण में उन्होंने अपनी बात रखी, वो काबिल-ए-तारीफ़ थी। इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। ये नहीं कह सकते कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी एक चीज़ और है कि बगल में हमेशा से उत्तेजित रहने वाले तेजप्रताप यादव भी आज शांत दिखे। तो ये सब चीज़ कुछ बदलाव दिखा, या तो लालू यादव बाहर हैं या पटना में हैं उसका असर है, या तेजस्वी यादव इतने दिनों में परिपक्व और तेजप्रताप यादव हो रहे हैं। खास कर करके तेजस्वी यादव की तो बातों से झलका, क्योंकि वो बिना पढ़े मतलब कोई उतना सारी जो 40 मिनट तक उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें वो कोई पढ़ कर करके नहीं, और जितनी भी चीज़ें थी क्योंकि वो घटित हुई थी, तो वो तर्क के साथ वो बात रख रहे थे और तर्क ऐसा कि जिसका जवाब एनडीए के किसी भी नेता के पास नहीं था। कि भाई अचानक से आए क्यों? हम आपके साथ नहीं आना चाह रहे थे गठबंधन में, फिर भी आप आए, हम तो बाहर से समर्थन करना चाह रहे थे। और इन सब किसी भी बातों पे सामने से कोई खंडन भी नहीं हुआ, सिर्फ़ कुछ चीज़ों का खंडन हुआ, जैसे जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि ये सारे की सारी बहालियाँ जो है महागठबंधन की सरकार ने नहीं करी, वो एनडीए की सरकार ने भी करी थी उसमें 50%, जो कि उस बात का जो खंडन उन्होंने विजय चौधरी ने किया था कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तो 1,75,000 लोगों के लिए उन लोगों ने वैकेंसी निकाली थी उस समय, और बहुत सारे विभागों में, राजस्व विभाग हो या जहाँ-जहाँ अलग-अलग विभागों में बहालियाँ हुई थी उस समय। तो ये चीज़ जो था उन्होंने खंडन किया, लेकिन बाकी जो सवाल थे, अब जैसे सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने की बात, तो सिर्फ़ वो मुस्कुरा कर के रह गए, जवाब तो था नहीं, तो मुस्कुराने के अलावा उनके पास कोई उपाय था भी नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो मतलब मुख्यमंत्री जी को वो कह रहे थे कि आप बताइए, मैं तो नहीं गया था, दोनों आप छोड़ के पहली बार भी मतलब मेरे पास आए, फिर हमें छोड़कर चले गए, फिर उसके बाद हमारे साथ आए, फिर अचानक से कम पिछली बार बता कर गए थे, इस बार क्यों नहीं बताया आपने? ये तो सवाल उनका बनता है कि भाई इस बार बताना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री थे तो बता कर के पहले से जाना चाहिए था। अचानक से एकदम बंद कमरों में खेला हो रहा था। हाँ, एक जो है अपरिपक्व भरा जो उनका तेजस्वी यादव का बयान कुछ समय पहले जब एनडीए की सरकार का मतलब ये हो रहा था, आपका वो शपथ ले रहे थे, तो उस दिन ही उनका ये कहना कि खेला अभी बाकी है।
ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने बोल कर थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया। अगर वो शायद ये जल्दीबाजी नहीं करते तो बीजेपी और जदयू एकदम आराम से, शायद शायद मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहा कंफर्म, लेकिन शायद जितना ये लोग उसके बाद सजग हो गए, अलर्ट मोड में आ गए, शायद उतना अलर्ट मोड में नहीं रहते। तो ये चीज़ जो है उनकी थोड़ी-सी अपरिपक्वता दिखी यहाँ पे कि वो बहुत जल्दीबाजी में वो चीज़ जो वो अपना खिचड़ी पका चुके थे। जिस जिस चीज़ को आरोप लगा करके नीतीश जी जो आए थे उस गठबंधन को छोड़ कर करके कि जहाँ मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस बात पे बल तो मिला था तेजस्वी यादव के बयान से, और बाद में चीज़ों से जो चीज़ें सामने आई उससे भी बल मिलता है। लेकिन जितने जल्दी आकर के तेजस्वी यादव ने इस बात को रखा था, उसका नतीजा ये हुआ कि सारी पार्टियां जो हैं, सारे दल जो हैं वो अलर्ट मोड में चले गए। कांग्रेस सबसे पहले जाते हैं अपने विधायकों को लेकर करके, फिर बीजेपी अपना प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, फिर राजद भी अलर्ट मोड में, फिर उसे भी डर लगने लगता है, जदयू अपने भोज और अलग अलग कार्यक्रम करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है, उन्होंने एक तरह से वो अलर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे उनकी अपरिपक्वता झलकती है। अब उनकी एक सवाल जो विजय सिन्हा जी से था कि भाई आप, विजय सिन्हा जी, आपने सोचा था क्या कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे एक ही टर्म में, 5 साल के ये दौरान जो है आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगे, आप विधान दल के विपक्ष के नेता भी रहेंगे, और फिर उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये सवाल तो तेजस्वी यादव से भी बनता है कि क्या आपने सोचा था 2020 चुनाव के बाद कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 5-5 मंत्रालय संभालेंगे और उसके बाद फिर से आप पुनः विपक्ष में चले जाएंगे, या उसके पहले जब विपक्ष में थे तो आपके साथ भी यही सेम सवाल बनता है। अब बीजेपी वाले को आप अलर्ट कर रहे थे कि आप सोच समझ करके कीजिएगा, क्रेडिट लेंगे, ये लेंगे, वो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है कि आपको भी सोच समझ करके आना चाहिए था। क्या पलटी मारेंगे? नहीं, आपने पलटू चाचा कहा था। तो जैसे आपने मुख्यमंत्री के ऊपर कहा कि वो कह रहे थे कि हम नहीं पलटेंगे, तो बोलते ही रहते हैं। बात सही है कि वो बोलते रहते हैं कि नहीं अब हम उधर नहीं जाएंगे, या इधर आते हैं तो कहते हैं हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो बार बार इधर इधर होते रहते हैं। तो ये बात आप लोगों पे भी लागू होती है कि आप भी अलग होते तो कहते हैं कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता है, पलटू चाचा आपने ही नाम दिया था, और आज कह रहे हैं कि हम इज्जत सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप जो सवाल उनसे कर रहे थे कि क्या गारंटी है, मोदी जी की क्या गारंटी है कि ये पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो ये भी तो बात आती है कि ये क्या गारंटी है कि आप फिर इनके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है आप अभी बोल दें तो फिर आप दौड़े मुंह उठा करके चले जाएंगे, जैसे कि आप 22 में उठा करके आए थे। तो ये दो सवाल, कुछ कुछ जो सवाल थे तेजस्वी यादव के जो थे, कुछ जो बातें थी, वो उनके ऊपर भी सेम टू सेम लागू होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उनको नहीं उतना ज्यादा ये, लेकिन बाकी जो उनकी बातें, जो धारदार भाषण था, जो उनका जो मतलब सरकार पक्ष पे जो हमला था सारे लोगों पे, ये बिल्कुल एकदम सही एकदम था। और आज कह सकते हैं कि बहुत लंबे वक्त के बाद एक शुरुआती दौर में जब 2015 में तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का जब वो शपथ लेते हैं और उसके बाद उनका पहला इंटरव्यू मैं देखा था, तो उस समय मुझे कुछ उनमें वो अच्छी एक झलक दिखी थी, तो मैं भी उनसे जो है प्रभावित हुआ था। बट फिर कुछ दिनों के बाद उनकी जो अपरिपक्वता कहें या कम उम्र की बात जो कहें, जो एक नशा चढ़ा पावर का, वो शायद उनको वो चीज़ दिख गया था हम लोगों को, तो फिर वो जो आया था, प्रभावित हुए थे, वो खत्म हो गया था। लेकिन आज के भाषण से और इसके पहले जो पिछले कुछ समय से जब से सत्ता परिवर्तन यहाँ हुआ है, तब से जो एक उनका जो अभी रूप रंग जो दिखा है, रवैया जो दिखा है, वो है जो प्रभावित कर रही है। अब ये बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राजद के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तेजस्वी यादव चीज़ों को समेटना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लोग ही उन्हें गिरा देते हैं। वो अपने बातों से, अपने एक्टिविटी से, या उनके पिताजी भी जो हैं वो सिर्फ़ एक समीकरण को जो लेकर के चलते आ रहे हैं, सिर्फ़ उसी समीकरण के इर्द-गिर्द घूमते नज़र आते हैं, एम-वाई समीकरण पे। जबकि तेजस्वी यादव का जो एक है ए टू ज़ेड वाला मामला, अगर ए टू ज़ेड पे ये सही में काम करे तो कुछ अच्छा हो सकता है। तेजस्वी यादव की तरफ लोग जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या है कि जब तक इनको कल तक सारे लोगों को, जो राजद के समर्थक हैं या छोटे भैया नेता हैं या जितने भी उनके नेता हैं, जिस तरह के बयान दे रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो बड़ा ही एकदम उसका जितना भी विरोध किया जाए वो कम है, कि उनको लग रहा था कि हम सत्ता में, हम फिर पुनः आ रहे हैं, तो सत्ता का जो है ना नशा उनके ऊपर बहुत जल्दी चढ़ता है। खास कर करके विशेष तौर पर आप समझ सकते हैं, और उसका रूप क्या है, रोड सड़कों पे भी दिखता है, कार्यालयों में भी दिखता है। कुछ समय पहले 2000 मतलब पिछले साल शायद 2022 या 23 में, शायद 22 में,
जब यहाँ पे डेंटल कॉलेज का इनॉग्रेशन था 22-23 में, तो उस समय भी यहाँ पे जो लोकल स्तर पे कुछ मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ जो नेता जो राजद के थे वो जिस तरह से मतलब वहाँ पे वो दिखा रहे थे शोर हंगामा, शोर शराबा, चीं पौ मचा रहे थे, उससे समझ में आ जाता है कि इनको पचता नहीं है सत्ता। इनका एक जो है ना कि सत्ता आने के बाद इनको लगता है कि मेरा ही सारा कुछ है, हम ही सरकार हैं। उनको लगता है कि मेरे से आगे कुछ नहीं। इवन कि उनके जो समर्थक हैं उनको भी लगता है कि हम ही हैं, हम जो कह रहे हैं वही है, हमारे यहाँ सामने कुछ नहीं है, चाहे प्रशासन हो सरकार हो, उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता है। तो ये जो सबसे बड़े जो इनका डिमेरिट कहें, सबसे बड़ा जो अवगुण कहें, ये तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उनको बेड़ियों को तोड़ने नहीं दे रहा। अगर इन बेड़ियों को तेजस्वी यादव तोड़ पाते हैं तो आज का जो भाषण है, और अगर उस चीज पे देखें, और पिछले 17 महीनों पे एक बात जो उन्होंने सवाल करा नीतीश जी से, बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि वाकई वो अभी भी विजुअल है, अभी वीडियो पड़े हुए हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब से और जहां भी देखने मिल जाएंगे कि 20 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं एक सभा में, चुनावी सभा में, कि अपने बाप से जाकर पूछो कहाँ से इतनी नौकरियां ला करके दो, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। ये इस तरह अलग माने इस तरह के बयान देते हैं वो तेजस्वी यादव के ऊपर, जब तेजस्वी यादव कमिटमेंट करते कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो पहले तो उन्होंने इस तरह की बातें करी थी, लेकिन जब ये ठीक है भाजपा के साथ भी वो, क्योंकि एनडीए मतलब अपने अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था नौकरी की बात, जदयू के भी मैनिफेस्टो में भी था नौकरी की बात, तो वो तो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो अचानक से गति आई 17 महीने की सरकार में, जो खास कर करके महागठबंधन की सरकार आई, तो उसमें तो जो सवाल नीतीश जी ने किया था उसको, या अगर एनडीए के साथ भी मतलब ये जो वैकेंसी आ रही थी, तो ये सवाल तो बनते हैं ना कि अचानक से पैसे कहाँ से आ गए, इतनी बहालियां कैसे ली गई। यानी कि पहले से जो रोके गए थे बहालियां, वो गलत किया जा रहा था, ये झूठ मूठ का अंधेरे में रखा जा रहा था, या अब ले रहे हैं तो क्या ये दिखावे दिखावे के लिए बहाली हो रही है, क्या इन लोगों को हटा दिया जाएगा, क्या इन लोगों को मंथली सैलरी नहीं मिलेगी, टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें जो है जवाब देना चाहिए इनको आकर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो वो जो सवाल है बड़ा एकदम तर्कसंगत सवाल है, तार्किक सवाल है, और इसका जवाब तो देना चाहिए। ऐसे दिया है जिन्होंने मतलब विजय चौधरी जी ने और बाकी नेताओं ने, तो वो ठीक है, संतोषजनक कह सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कह सकते हैं। और जिस तरह से धारदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और एक एक चीज का जिक्र किया, हर चीज का, लोगों के स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि आपने मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या अल्फाजों का प्रयोग किया, तो ये तो तेजस्वी यादव के लिए भी बनता है कि ये खास करके 17 के पहले, ये सॉरी 22 के पहले, मतलब दोबारा आप जब नीतीश जी के साथ आते हैं उसके पहले आपने 17 में से जब अलग हुए और 22 में आने के पहले बीच में आपने नीतीश जी के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, आपकी माता जी ने क्या क्या प्रयोग किया, उसके पहले भी अगर चले जाइए 10 और 5 और ये समय की बात में चले जाए, तो उनकी माता जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या क्या इनके लिए प्रयोग किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर उन सब बयानों पे जाएंगे तेजस्वी यादव जी, तो ये आपके लिए भी मतलब है कि उसका जवाब देता नहीं बनेगा कि आपने खास करके भाजपा से ज्यादा जलील के, भाजपा ने उस लेवल पे जाकर नीतीश जी के लिए कुछ नहीं कहा जिस लेवल पे आपकी पार्टी के लोग, आपने और आपके माताजी और पिताजी ने जो नीतीश जी के लिए कहा था, जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो शब्द बहुत ही घृणित और निंदनीय, और जितना ही मतलब गिरा हुआ कह रहे हैं वो कम है। कारण क्या है कि एक चीज क्या है, कम से कम भाजपा उस लेवल पे तो नहीं गई नीतीश जी के लिए, और ये क्या है कि इन लोगों का इसी वजह से स्वाभाविक गठबंधन है, आपके साथ स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। और हम लोग जैसे लोग या जो पढ़े लिखे से, जो खास कर करके नीतीश जी के भी समाज से जो लोग आते हैं, उनको भी इसी बात का तकलीफ था कि जिस नीतीश कुमार को राजद के लोग और राजद के कर्ता धर्ता से नेतृत्व ने जिन शब्दों से अलंकृत किया था, जिन शब्दों से इनको बदनाम करने की कोशिश करी थी, क्या क्या वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर कायदे से आप देखिए कि तो उन सब चीजों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे तेजस्वी यादव जी, क्योंकि उतना गंदा भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए नहीं कहा। ठीक है, आपने जीतन राम मांझी को कहा कि हाँ उनको कुछ दवाई दी जा रही है, ये मैं भी कहा था अपने वीडियोज में, मेरे वीडियो भी अभी पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, कि मुझे भी डाउट था कि हाँ अचानक से कोई व्यक्ति इतना सुलझा हुआ हो, इतना मतलब सुचिता की राजनीति करता हो, जो पूरे शालीनता के लिए जाना जाता हो पूरे देश में, और उस व्यक्ति के तरफ से इस तरह के जैसे बयान वो दे रहे थे उधर रह कर करके, तो वो थोड़ा सा, और उनके जो हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन जो भी थे चेहरे के, जो उनके क्रियाकलाप थे,
वो थोड़ा हम लोगों जैसे जो जनता है, हम लोगों के मन में शंका पैदा कर रही थी कि कुछ तो इनके साथ हो रहा है। वो चाहे आप करें या इनके ही लोग करें, नीतीश जी के ही लोग करें, लेकिन उनके साथ तो कुछ तो हो रहा था। तो यहाँ पे जीतन राम मांझी गलत नहीं, अगर नहीं भी कुछ हो रहा था तो शंका तो जताया ही जा सकता था कि अचानक से आपके साथ जाने के बाद इनमें इतना परिवर्तन कैसे आ जाता है। वैसे तो नीतीश जी नहीं थे। तो इन सब वजह से आपको ये सवाल करने का कोई तुक नहीं है कि हाँ आप जाके आओ। अब आप कह रहे हैं कि इलाज करवा दीजिएगा, ये बोलते हुए आप भी तो किसी लेवल पे, मतलब आप डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे नीतीश जी को। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि आज जो खेला हुआ वो दोनों तरफ खेला हुआ। और मैंने जैसा कहा था कि बहुमत पास होगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं ये सब सरकार नहीं रहेगी, खेला उल्टा पड़ेगा। इवन के जदयू के लोग जो हैं, जान पहचान के कुछ लोग, उनको भी आज सुबह तक शंका था कि हाँ ये बहुमत साबित कर पाएगी एनडीए सरकार। और कुछ हमारे और भी करीबी लोग हैं जो हमें लास्ट लास्ट मोमेंट मोमेंट तक कह रहे थे कि नहीं होगा, देखिएगा राजद यहाँ पे बाजी मार ले जाएगी, ये सरकार आज नहीं रहेगी, विधानसभा भंग होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं शुरू से ही आश्वस्त था कि नहीं बहुमत सिद्ध होगा। हाँ, अब ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होने का है, तो मैं ये लेकिन हमेशा बोला था कि अगर उधर के लोग कुछ करेंगे इधर से, तो इधर के लोग भी उधर से करेंगे। सिंध हमारी तो दोनों तरफ से होगी। अब रही बात, मेन खेला जो है अब बिहार में होना है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद चीजें जो होंगी या उसके पहले किनके टिकट कटते हैं, किनको टिकट मिलता है, किनका टिकट बचता है, इन सब चीजों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे उथल पुथल शुरू होगा। और लोकसभा के परिणाम, चुनाव के परिणाम आने के बाद आप देखेंगे कि बिहार में तब खेला होगा। और 25 का जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। और हो सकता है कि 25 तक ना जाए, 24 में ही लास्ट में कहीं ना जाकर करके चुनाव अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिल सकता है बिहार में। ये जरूर होने की संभावना है। और इसको है जो नजर इस पर रहेगी जरूर, वो तो कुछ दिनों में है जो आपका जो आचार संहिता लागू हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी कि हाँ क्या होना है, कब से चुनाव होने हैं, कितने चरणों में होने। तो उसके बाद जो है देखना है कि यहाँ पे बिहार में क्या खेला होता है। और जो खेला उसके बाद होगा, जो अभी जितने भी दावे जो लोग कर रहे थे वो खोखले थे, लेकिन अभी जो आगे आने वाले समय में जो खेला होगा ना, वो बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। इवन ये भी कह सकता हूँ कि मुझे जो समझ में आ रही है कि माले से और कांग्रेस से भी विधायक टूट करके जा सकते हैं। बाकी ऐसा भी है कि सम्राट चौधरी ने तो खुलेआम विधानसभा में आज कहा ही है कि ये जो 5 इनके, जो 3 बीजेपी के और 2 जदयू के, तो इन पांचों पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें जैसे बीमा भारती हैं, उनका नाराज रहने का तो भाई कारण समझ में आया क्या कि भाई वो मंत्री पद के लालसा लिए हुए बहुत दिनों से बैठी हुई हैं। लेकिन उन्हीं के जिले से एक और भी विधायिका हैं शीला मंडल, बार बार उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है, इसलिए वो नाराज पहले से चल रही थी। तो उनका तो मालूम था। एक उनके जो हैं प्रवीण राय कर करके शायद हैं, शायद प्रवीण राय ही हैं, तो वो तो शायद जातीय समीकरण की वजह से उधर चले गए हों। डॉक्टर संजीव कुमार लास्ट में वो विधानसभा आ ही जाते हैं और उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी कि अफसरशाही से मैं नाराज हूं, ना कि मैं नीतीश कुमार से नाराज हूं, ना कि मैं एनडीए गठबंधन से नाराज हूं। मेरी नाराजगी सिर्फ जो है अफसरशाही से, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन पर आश्वस्त किया, तो मैं अब मेरी नाराजगी खत्म हो जाती। वो उन्होंने ऐसा कहा। ये तो हो गए वो। और अब आते हैं बीजेपी की तरफ। भागीरथी देवी जो बीजेपी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, वो विधायक हैं, वो वहां परिसर में मौजूद रहते भर में वो अंदर नहीं जाते हैं। इसका कारण समझ में नहीं आया। मिश्री लाल यादव जो हैं, उनका समझ में आता है कि वहां भी यादव और ये सब का जो कनेक्शन है, हो सकता है उस वजह से वो इनके पक्ष में वोट नहीं कर रहे, और वो आए ही नहीं। वो शायद हो सकता है कहीं नेपाल घूमने निकल गए हों या किसी और जगह पे चले गए हों। एक रश्मि वर्मा है बीजेपी की विधायक, तो उनका बहुत दिन से सुन रहा था, 2-3-4 दिनों से, कि उनके परिवार में उनकी सास या माँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि शायद किन्हीं की तबीयत खराब थी, तो शायद उसमें वो गई हुई थी। लेकिन आज के दिन उनको आना चाहिए था, ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज का दिन करो या मरो के जैसा था उन लोगों के लिए। तो आज उनको आकर करके फिर से वापस लौटना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आती हैं। तो उसके बाद जो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि कार्रवाई होगी, उनको ऑफर दिया गया था। इवन के गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक, उन्होंने तो खुले तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे खुले तौर पे ऑफर किया। तो ये सब सारी चीजें कोशिश करी गई, लेकिन सारा कुछ धरा का धरा रह गया और एनडीए की सरकार बिहार में शुरू हो गई। आज बहुमत साबित हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है।
अब उसके बाद भी देखना है मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो कितने नाराज होते हैं, कितने खुश होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि शीला मंडल के साथ और ये बीमा भारती के जो मामले हैं वो कई जिलों में चल रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति को बार बार मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। तो ये चीजें जो आगे चलकर आने वाले समय में हो सकता है कि इस सरकार के लिए बहुत ही मतलब एक टेंशन पैदा कर सकता है, एक तनाव पैदा कर सकता है। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं मेरा आकलन सही हुआ। और सभी को इसके लिए जो अभी भाई सरकार में आए उनको शुभकामना, विपक्ष में जो है उनको भी शुभकामना। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तेजस्वी यादव का जो आज रूप दिखा, जो आज उनका वक्तव्य भाषण मैंने देखा, उम्मीद करता हूँ कि आगे वो A to Z की जो पार्टी का उनका एक कंसेप्ट चला था बीच में वो लेकर के आए और अपने बाबूजी के कंसेप्ट को दूर करें, एम वाई समीकरण को। तो शायद राजद के लिए भी लोग जो है सोचेंगे। वैसे जहाँ तक है कि A to Z में ज़्यादातर लोग जो जो कहा जाता है कि फॉरवर्ड क्लास जो है वो राजद का वोटर नहीं है, वो बीजेपी का वोटर है। तो अब ये भी माना जा रहा है कि नीतीश जी के आने के बाद से कुछ वोट जो है उधर खिसक सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें भी मेरा आकलन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। खास करके लोकसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में होंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर वोट कहीं खिसकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी दोनों कोई भी दल के जो वोटर क्वाडर वोटर हैं उनको खास करके लोकसभा में वो मोदी को ही देखते हैं, क्योंकि मोदी के अगेंस्ट में दूसरा कोई उस तरह का लीडर नहीं है। आप कितना भी आप उनका मोदी को कुछ बुरा भला बोल लें, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य उनके हैं जो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और एक अकेले में बैठने पे लगता है कि नहीं, ये बंदा तो भाई बेहतर है बाकियों से, बाकी कोई दिख नहीं रहा है। खैर चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।